नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं प्राची प्रिया। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए 1 से 15 अक्टूबर का अंक। दोस्तों, हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करता है और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ता है। अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार त्योहारों के इस मौसम में उसी सिद्धि का मार्ग दिखलाते हुए भारत की विकास यात्रा का उत्सव बन गया है। 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि के समय संघवाद का उम्दा उदाहरण पेश करते हुए देश ने 17 वर्ष के कठिन संघर्ष की यात्रा को यथार्थ में बदल दिया था और अब अपने 9वें वर्ष की यात्रा में परिवर्तनकारी सुधार का उत्सव मना रही जीएसटी 22 सितंबर 2025 से नए युग का आरंभ कर चुकी है। आम नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव, उद्यमियों को सरलता और अगली पीढ़ी को सशक्त करने वाले केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था की नई कहानी शुरू हो चुकी है। जीएसटी प्रणाली में किया गया सुधार देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला है, जो न केवल आम जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि व्यापार जगत और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। जीएसटी 2.0 यानी कि 2.0 ही हमारे इस अंक की आवरण कथा बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ही अगर जीएसटी में हुए सुधार को संक्षिप्त रूप में समझें तो इसमें भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं ज्यादा सहज होगा। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, खपत और वृद्धि दोनों को एक नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवां, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्य और केंद्र की साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। इन सुधारों को समझने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। दोस्तों, एक समय था जब देश में बड़ी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। जी बिल्कुल, जैसे रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां हो, यहाँ तक कि जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। टूथपेस्ट, साबुन, तेल आदि पर 31% तक टैक्स देना पड़ता था। खाने की प्लेट, चम्मच आदि पर भी 18 से 28% तक, बच्चों की टॉफी पर 21%, साइकिल पर 17% टैक्स देना पड़ता था। इलाज और जांच में 16%, घूमने फिरने, होटल बुकिंग पर भी अत्यधिक टैक्स अदा करना पड़ता था। घर के लिए टीवी आदि खरीदारी में लगभग 31% तक टैक्स हमें देना पड़ता था। किसानों के लिए जरूरी उपकरण भी 12 से 14% के टैक्स के स्लैब में थे, लेकिन अब वो अतीत के पन्नों में ही सिमट दी गई है। केंद्र सरकार ने 2014 के बाद जिस तरह से सुधारों का सिलसिला शुरू किया है और उसे निरंतरता में जारी रखा है, उससे नागरिकों का जीवन आसान हो गया है। स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए ये टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और भी बढ़ेगी। दोस्तों, जीएसटी का आधारभूत विचार मौलिक नहीं था, क्योंकि दुनिया के कई देशों में प्रयोग के तौर पर इसे लागू किया जा चुका है। अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मॉडल को विकसित करना जरूरी था। भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही राजकोषीय या वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। और भारत राज्यों का परिसंघ नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के राजस्व की कीमत पर राज्यों की राजस्व स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देश के बाजारों को एक सूत्र में बांधने की आधारशिला वर्ष 2000 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रख दी थी। भारत की विविधता और उसकी जटिलता के लिए पूरी तरह से उपयुक्त जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया। वहीं फिर वर्ष 2006 में तात्कालिक केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रस्तावित किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। नवंबर 2009 में पहला चर्चा पत्र जारी किया गया, जिसमें जीएसटी की विशेषताओं के बारे में बताया गया। मार्च 2011 में इसका बिल पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही बिल भी खत्म हो गया।
वर्ष 2014 में केंद्र में नई सरकार के सत्ता में आने पर इस प्रक्रिया को तेज किया गया। दिसंबर 2014 में बिल पेश हुआ और मई 2015 में लोकसभा में पारित भी हुआ। राज्यसभा में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का निर्णय हुआ। कमेटी ने 22 जुलाई 2015 को अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद राजनीतिक सहमति के साथ 1 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को और फिर 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने इसे पारित किया। आधे से अधिक राज्यों की सहमति और औपचारिक प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इसे अधिसूचित किया। इसके साथ ही भारत में जीएसटी का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे भारत के लिए विजन दिया जो देश के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक साथ काम करता हो। और आज जीएसटी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि जीएसटी परिषद एक अत्यंत कारगर और प्रभावशाली निर्णय निर्माता संघीय संस्था साबित हुई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने संघीय गवर्नेंस के मामले में तो इतिहास रच दिया। पूर्व में जीएसटी मॉडल राजस्व केंद्रित था, तब एकल कर प्रणाली को अपनाने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्यों से सीएसटी को समाप्त करने के लिए कहा गया था। राज्यों से वायदा किया गया था कि सीएसटी को समाप्त करने के बदले में कुछ वर्षों तक उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। राज्यों ने तदनुसार ऐसा ही किया, लेकिन सीएसटी के बदले में मुआवजा देने का वायदा पूरा नहीं हुआ। जब मई 2014 में अरुण जेटली ने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला तो सभी राज्यों ने उनसे कहा कि जीएसटी पर तभी चर्चा होगी जब सीएसटी से जुड़ा पिछला मुआवजा मिल जाएगा। नई सरकार ने राज्य सरकारों का भरोसा हासिल करते हुए तत्काल मुआवजा अदा किया और इसके साथ ही जीएसटी पर बात आगे बढ़ चली। दूसरा कारण ये था कि राज्यों के मन में ये संशय था कि जीएसटी को पूरी तरह से लागू करने के दौरान उन्हें राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये था कि राज्यों को नुकसान की भरपाई किस तरह से पूरी की जाएगी। उनकी मांग जायज भी थी, इसका लेकिन पहले हल नहीं निकाला गया। विशेषकर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विनिर्माण वाले राज्य इसको लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुआवजा नहीं तो जीएसटी नहीं। ऐसे में 2014 के बाद नई केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद में विचार विमर्श करने के बाद राज्यों को कुछ भी राजस्व नुकसान होने पर प्रथम 5 वर्षों तक राजस्व में 14% की वृद्धि करने पर सहमति दे दी। राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों का भरोसा जीतने में केंद्र की सरकार सफल रही। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी नए और डिजिटल भारत की कर व्यवस्था है। ये केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, बल्कि वे ऑफ डूइंग बिजनेस को भी दिशा दे रहा है। ये केवल एक कर सुधार नहीं है, बल्कि आर्थिक सुधार का भी महत्वपूर्ण कदम है। ये आर्थिक सुधार से भी आगे सामाजिक सुधार का भी एक नया तबका तैयार कर रहा है, जो एक ईमानदारी के उत्सव की ओर ले जाने वाला बना है। और इसी दिशा में जीएसटी 2.0 के रूप में परिवर्तनकारी सुधार विकसित भारत का मार्ग तेजी से प्रशस्त करने वाला कदम बन गया है। और इन सुधारों के पीछे एक बड़ी सोच है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है, और यही जनहितैषी सुशासन की पहचान है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं
तो देश आगे बढ़ता है। और इसीलिए आज भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8% है, यानी दुनिया में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य है, उनका संकल्प है। और इसीलिए भारत ने जीएसटी 2.0 यानी नए सुधारों से पुनः संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधारों का ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। वित्त मंत्री के अनुसार दरों में कटौती से करीब 93,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि 40% के नए स्लैब से 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई भी होगी। इससे लगभग आधे घाटे की भरपाई हो जाएगी। इसके साथ ही कीमतें कम होने से उपभोक्ता खर्च में होने वाली बढ़ोतरी भी इसकी भरपाई कर देगी। अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। एक सरल और एकीकृत कर प्रणाली व्यापार की लागत घटाती है, निर्यात को बढ़ावा देती है। इससे भारत वैश्विक बाजार में और मजबूत तथा प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बन सकता है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ 1 जुलाई 2017 को देश के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में लागू किए गए जीएसटी ने 8 सालों में देश के आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी है। इंस्पेक्टर और परमिट राज के खात्मे से लेकर पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने तक ये मील का पत्थर साबित हुआ है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये सुधार भारत को समान कर प्रणाली के एक सूत्र में बांधने वाला कदम बना, जिससे देश में कारोबारी गतिविधियां बढ़ी, देश की जीडीपी को भी एक नया रूप मिला और महंगाई को काबू करने में सफलता मिली। और इसी का ये परिणाम है कि छोटे हों या बड़े व्यापारी आज सहजता से व्यापार कर रहे हैं और एक टैक्स प्रणाली से रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था सहज और सुगम हो गई है। नया भारत एक देश के लिए एक कर, एक बाजार बना है। एक ऐसा भारत बना है जहां केंद्र और राज्य साझी समृद्धि के समान लक्ष्य के लिए एक साथ सहयोगी एवं सद्भावपूर्ण भाव से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं प्राची प्रिया। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।